नमस्कार। आज हम मिलकर उन कहानियों की परतें खोलेंगे जो हमें इतिहास, ज्ञान और संस्कृति के बारे में बताई गई हैं। ये एक सफर है उन धारणाओं पर सवाल उठाने का जिन्हें हम शायद अब तक सच मानकर चलते आए हैं। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। ये जो टर्म है मन का व्योपनिवेशीकरण, ये सुनने में शायद थोड़ा भारी लगे, पर इसका मतलब सिर्फ राजनैतिक आज़ादी नहीं है। असल में ये हमारे सोचने के तरीकों को, हमारे इंटेलेक्चुअल फ्रेमवर्क्स को उस औपनिवेशिक असर से आज़ाद करने के बारे में है। मैकाले की ये शब्द अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं, है ना? ये उस औपनिवेशिक सोच का एक सटीक उदाहरण है जिसका मकसद सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि लोगों के दिमाग पर भी कब्जा करना था। और बस यही बात हमारी आज की पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। तो इसे समझने के लिए हम 3 बहुत ही दिलचस्प कहानियों में गोता लगाएंगे। 1, दर्शन की दुनिया की एक भूली बिसरी बातचीत। 2, एक ऐसा आर्थिक इतिहास जिसे अक्सर छुपाया गया। और 3, एक औपनिवेशिक भाषा की जटिल साहित्यिक विरासत। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी पहली कहानी से, जो दर्शन यानी फिलॉसफी की उस पारंपरिक कहानी को चुनौती देती है जो हम सबने सुनी है। ये एक बड़ा सवाल है। स्कूलों में, किताबों में हमें अक्सर यही पढ़ाया गया है ना? लेकिन आज के समय में कई इतिहासकार और दार्शनिक इस, कह सकते हैं, यूरोसेंट्रिक आइडिया को चैलेंज कर रहे हैं। अब जरा इन समानताओं को देखिए। एक तरफ उपनिषदों के मूल विचार हैं और दूसरी तरफ प्लेटो की फिलॉसफी। परम सत्य के लिए ब्रह्म और द फॉर्म ऑफ द गुड, शाश्वत आत्मा के लिए आत्मा और अमर आत्मा, और माया बनाम वास्तविकता के लिए माया और गुफा का रूपक। ये कॉन्सेप्ट्स कितने मिलते जुलते हैं। तो सवाल ये उठता है, क्या ये महज एक इत्तेफाक है या फिर इनके बीच कोई गहरा कनेक्शन था? और देखिए, ये कनेक्शन सिर्फ कोई कोरी कल्पना नहीं है। इसके पीछे ठोस ऐतिहासिक वजह हो सकती हैं। उस जमाने में व्यापार के रास्ते थे जो सिर्फ सामान नहीं बल्कि आइडियाज भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे। फिर सिकंदर का भारत आना, जिससे ग्रीक विचारकों का भारतीय संतों से सीधा मिलना जुलना हुआ। और फारसी नेटवर्क्स को तो हम भूल ही नहीं सकते, जो पूरब और पश्चिम के बीच एक ब्रिज का काम करते थे। तो मतलब क्या निकला इसका? मतलब ये कि फिलॉसफी का इतिहास शायद किसी एक सभ्यता का एकालाप यानी एक मोनोलॉग नहीं था। ये तो एक ग्लोबल बातचीत थी, एक ऐसी विरासत जिसे सबने मिलकर बनाया। चलिए अब फिलॉसफी से हटकर इकोनॉमिक्स की दुनिया में चलते हैं। हमारी दूसरी कहानी भारत के कपड़ा उद्योग के बारे में है। एक ऐसी कहानी जिसे अक्सर इतिहास की किताबों में वो जगह नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए। ये जानना बहुत जरूरी है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से भी पहले एक जमाना था जब पूरी दुनिया में भारतीय कपड़ों का डंका बजता था। भारत दुनिया की टेक्सटाइल सुपर पावर था, कोई मुकाबला ही नहीं था। मलमल, कैलिको, छींट भारत की कारीगरी की मिसाल दी जाती थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि ये सब बदल गया? हमें अक्सर ये कहानी सुनाई जाती है कि ब्रिटिश इनोवेशन बेहतर था, पर सच्चाई इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। देखिए, ये एक सिस्टमैटिक, एक सोची समझी रणनीति थी। भारतीय कपड़ों पर भारी भरकम टैक्स लगाए गए, यहाँ की बुनाई और रंगाई की तकनीकों की एक तरह से जासूसी की गई, और धीरे धीरे भारत, जो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था, वो सिर्फ ब्रिटिश फैक्ट्रियों के लिए कच्चा माल सप्लाई करने वाला देश बनकर रह गया। ये आंकड़े देखिए, ये पूरी कहानी खुद ब खुद बयां कर देते हैं। अगर भारत का कपड़ा ब्रिटेन में बिकने जाता तो उस पर 70 से 80% का टैक्स लगता था, और वहीं ब्रिटिश कपड़ा भारत में आता था तो सिर्फ 2 से 4% टैक्स। मतलब ये पूरी तरह से एक तरफा खेल था। तो बॉटम लाइन क्या है? भारत का वर्ल्ड लीडिंग टेक्सटाइल सेक्टर अपने आप खत्म नहीं हुआ, इसे पूरी प्लानिंग के साथ कमजोर किया गया। ये भारतीय कारीगरी या टेक्नोलॉजी की कोई नाकामी नहीं थी, बल्कि एक कॉलोनियल पॉलिसी का नतीजा था। और ये कहानी हमें सिखाती है कि आर्थिक इतिहास को भी हमें एक क्रिटिकल नज़र से देखना चाहिए। तो हमने फिलॉसफी की बात की, इकोनॉमिक्स की बात की। अब चलते हैं हमारी तीसरी और आखिरी कहानी की तरफ, जो जुड़ी है लिटरेचर यानी साहित्य से, और ख़ास तौर पर भारतीय लेखन पर अंग्रेजी के असर से। यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है जिस पर आज भी बहुत बहस होती है। क्या भारत में अंग्रेजी का आना हमारे लिए एक कल्चरल लॉस था या फिर ये एक क्रिएटिव ट्रांसफॉर्मेशन था? क्या अंग्रेजी ने हमारी अपनी साहित्यिक परंपराओं को कमज़ोर किया या इसने हमें दुनिया से जुड़ने का एक नया जरिया दिया?
और इस बहस में दोनों ही पक्षों के तर्क काफी मजबूत हैं। एक तरफ ये तर्क है कि अंग्रेजी के आने से संस्कृत, तमिल, बंगाली जैसी हमारी अपनी महान भाषाओं को वो जगह नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सच है कि इसी अंग्रेजी ने भारतीय लेखकों को एक ग्लोबल ऑडियंस दी, और ये सिर्फ दमन का हथियार नहीं रही, बल्कि भारतीय पहचान को जाहिर करने का एक टूल भी बन गई। और इसी से एक नई तरह की, एक हाइब्रिड आवाज का जन्म हुआ। आप रविंद्रनाथ टैगोर को देखिए, R.K. नारायण, सलमान रुश्दी या फिर अरुंधति रॉय को। इन सब लेखकों ने अंग्रेजी भाषा को लिया और उसमें भारतीय कहानी कहने के अंदाज को इस तरह मिलाया कि एक बिल्कुल नई और अनोखी साहित्यिक परंपरा बन गई। तो हमने 3 अलग-अलग कहानियां देखी, फिलॉसफी की, टेक्सटाइल्स की और लिटरेचर की। अब सवाल ये है कि इन सब का आज क्या मतलब है? ये आज हमारे लिए क्यों जरूरी हैं? देखिए, असल काम सिर्फ इतिहास पढ़ना नहीं है, बल्कि उसे एक नई ईमानदारी, गहराई और बौद्धिक हिम्मत के साथ फिर से देखने और समझने का है। मन का उपनिवेशीकरण सिर्फ अतीत को कोसने का नाम नहीं है। ये तो अपने बौद्धिक आत्मविश्वास को दोबारा पाने की एक कोशिश है। ये अपनी विरासत की कीमत पहचानने और दुनिया की हर बातचीत में एक बराबर के हिस्सेदार के तौर पर शामिल होने की प्रक्रिया है। और हाँ, ये सफर यहीं खत्म नहीं होता। हमने दर्शन, अर्थशास्त्र और साहित्य की बात की, लेकिन सोचकर देखिए, ऐसी और कितनी कहानियां हैं, कितनी बातें हैं जो हमें विरासत में मिली हैं और जिन्हें हमने बिना सवाल किए सच मान लिया है। शायद अब उन पर भी सोचने का वक्त आ गया है।